अमावस्या की काली रात थी। सावित्री घने जंगल के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और उसके हाथ में एक पुराना नक्शा कांप रहा था। ये नक्शा सच में हमें उस खोए हुए खजाने तक ले जाएगा क्या? अगर ये सच हुआ तो हमारे पूरे गांव की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। पर अगर ये सिर्फ एक भ्रम निकला तो मैं अपनी सहेली को भी खो दूंगी, शायद हमेशा के लिए। पर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने से पहले हमें लौटना होगा कुछ हफ्ते पीछे, जब सावित्री की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया था। कुछ समय पहले कमलपुर गांव के बाहर एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे गांव वाले श्रापित वन कहकर बुलाते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में 20 साल पहले एक राजकुमारी अचानक गायब हो गई थी और तब से वहाँ कोई अजीब शक्ति निवास करती है। ए सावित्री बेटी, आज मुझे जंगल के उस पार जाना है लकड़ी काटने। तू घर पर ही रहना आज और अपनी माँ का ख्याल रखना, है ना बेटा? पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। कुछ ज्यादा ही थकान महसूस कर रही है वो बेटा। पिताजी, आप बहुत दूर तक मत जाना आज। सुना है उस जंगल के अंदरूनी हिस्से में अजीब आवाजें आती हैं रात को। गांव वाले तो वहां जाने से भी डरते हैं। आप सावधानी से जाइएगा और शाम होने से पहले जल्दी लौट आइएगा। अरे बेटी, मैं तो बरसों से इसी जंगल में लकड़ी काटता आया हूँ। मुझे इसका हर कोना पता है। तू फिक्र मत कर, मैं शाम तक लौट आऊंगा। तू बस अपनी माँ के पास रह और घर का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है बेटा? सावित्री, तेरे पिता ठीक कह रहे हैं। तू यही रहना आज और मेरे लिए थोड़ी जड़ी बूटी ले आना, अगर हो सके तो। सुबह से सिर में बहुत भारीपन लग रहा है, शायद कोई बुखार वाला ही मामला है। माँ, मैं अभी वैद्य जी के पास जाकर दवा ले आती हूँ। आप आराम कीजिए, तब तक ज्यादा चिंता मत कीजिए। आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं हर संभव कोशिश करूंगी आपके लिए, बस आप आराम से लेटी रहिए। सावित्री वैद्य के पास जाने के लिए निकली, पर रास्ते में उसे कुछ जड़ी बूटियां जंगल की सीमा के पास मिल सकती थी, इसलिए वो उस तरफ बढ़ गई। यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। माँ की तबीयत के लिए ये वाली पत्तियां बहुत काम की होती हैं। बस थोड़ा और अंदर जाकर देख लेती हूँ। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, कोई खतरा नहीं होगा इतनी दूर तक। सावित्री जड़ी बूटियां बीनते बीनते अनजाने में जंगल के काफी अंदर तक पहुँच गई। तभी उसे एक हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? कोई रो रहा है क्या यहाँ जंगल के बीचों बीच? मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। यहाँ आना ठीक नहीं था शायद मेरे लिए। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए सावित्री ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे देखा। कौन है वहाँ? कृपया मुझसे दूर रहो। अगर तुम भी उन गांव वालों जैसे हो तो पत्थर मारकर भगा दोगे मुझे, जैसे बाकी सब करते हैं जब भी कोई इस जंगल में भटक कर आता है यहाँ तक। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, डरो मत। मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी तो चली आई यहाँ तक देखने। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बताओ, लेकिन मुझे सही बात बताओ तो सही। तुम मुझसे डरी नहीं? सालों से यहाँ जो भी आता है वो मुझे देखते ही भाग जाता है या फिर मुझ पर पत्थर फेंकता है, ये सोचकर कि मैं कोई चुड़ैल हूँ। तुम पहली इंसान हो जो मुझसे इतनी सहजता से बात कर रही है। तुम कोई चुड़ैल नहीं लगती मुझे, बल्कि बहुत उदास और अकेली लगती हो। मेरा नाम सावित्री है, मैं पास के गांव से हूँ। तुम्हारा क्या नाम है और तुम इस जंगल में अकेली इस तरह क्यों रहती हो? कोई है नहीं तुम्हारा साथ देने वाला? मेरा नाम अब मुझे याद भी नहीं आता ठीक से।
गांव वाले मुझे वन कन्या कहकर बुलाते हैं। मैं बहुत सालों से यहाँ अकेली हूँ, एक पुराने वचन की वजह से, जिससे मुक्त होने का कोई रास्ता मुझे आज तक नहीं मिला, चाहे कितना भी ढूंढा हो मैंने। वचन? ये तो बहुत अजीब बात है। तुम मुझे पूरी बात बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं इस मामले में। मुझे तुम्हारी परेशानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। कोई तो रास्ता जरूर होगा इससे बाहर निकलने का। नहीं सावित्री, ये बहुत लंबी और दुखद कहानी है। अभी सही समय नहीं है इसे बताने का, पर अगर तुम सच में मेरी दोस्त बनना चाहती हो तो कल फिर यही आना। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताऊंगी, जब मेरा मन थोड़ा हल्का होगा इस बारे में बात करने का। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी तुमसे मिलने। और सुनो, तुम बिल्कुल अकेली मत समझो अपने आप को। अब मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। भले ही तुम इस जंगल में रहती हो और मैं गांव में, इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा। उस दिन के बाद सावित्री रोज जंगल में वन कन्या से मिलने जाने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। सावित्री, आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, बल्कि 20 साल पहले मैं इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। मेरा नाम अनुराधा है, राजा प्रताप देव की इकलौती बेटी। राजकुमारी? पर तुम इस जंगल में इस हालत में क्यों रह रही हो फिर? तुम्हारे राज्य का क्या हुआ और तुम्हारे पिता कहाँ हैं अभी? मुझे पूरी बात बताओ, मैं समझना चाहती हूँ। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ इतने सालों पहले? मेरे पिता के राज्य में एक मंत्री था, कुबेर दास नाम का, जो बहुत ताकतवर पर बेहद लालची था। उसे राज्य के खजाने पर पूरा अधिकार चाहिए था। उसने मेरे पिता से कहा कि सारा खजाना उसकी देखरेख में सौंप दिया जाए, ये कहते हुए कि वो प्रजा के लिए इसे बेहतर संभाल सकेगा। इस मांग पर तुम्हारे पिताजी ने क्या जवाब दिया? मुझे लगता है उन्होंने जरूर मना किया होगा, क्योंकि कोई राजा इतनी आसानी से अपना खजाना किसी लालची मंत्री को नहीं सौंपता। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरे पिता ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये खजाना पूरी प्रजा का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। इस बात से गुस्सा होकर कुबेर दास ने चुपके से डाकुओं की एक टोली से हाथ मिला लिया और एक रात महल पर हमला करवा दिया। ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात है। उस रात क्या हुआ फिर? तुम इस जंगल में कैसे आ गई? और तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की क्या? मुझे ये जानकर उस मंत्री पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उस रात महल में बहुत अफरा तफरी मची थी। डाकू खजाने की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पिता ने मुझे कहा कि मैं खजाना लेकर सुरक्षित जगह भाग जाऊं, ताकि वो प्रजा के काम आ सके, ताकि किसी लालची के हाथ लगे। मैं रात के अंधेरे में इसी जंगल में भाग आई खजाना लेकर। फिर तुमने खजाना छुपाया कहाँ? और तुम आज तक यहाँ क्यों फंसी हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने पिता के पास वापस क्यों नहीं गई। आखिर क्या हुआ था उस रात के बाद तुम्हारे साथ इस जंगल में? डाकू मेरे पीछे पीछे इसी जंगल तक आ गए थे सावित्री। मैं बहुत डर गई थी। तब मैंने इस जंगल की रक्षक वन देवी से प्रार्थना की कि वो मुझे और इस खजाने को बचा ले। वन देवी प्रकट हुई। उन्होंने खजाने को अपनी शक्ति से इस जंगल में कहीं छुपा दिया और डाकुओं को भगा दिया। तो फिर तुम आजाद क्यों नहीं हुई? अगर वन देवी ने तुम्हें बचा लिया था उस रात, मुझे कुछ और भी समझना है इस कहानी में। कृपया आगे बताओ मुझे। आखिर तुम इस जंगल में हमेशा के लिए क्यों बंद गई? उस रात मैंने वन देवी से एक वचन मांगा था कि खजाना तब तक सुरक्षित रखे जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ इंसान इसे ढूंढकर सही हाथों में, यानी प्रजा के हाथों में ना सौंप दे। और मैंने खुद कहा था कि जब तक ये वचन पूरा नहीं होता, मैं इस जंगल की रखवाली करती रहूंगी। ओहो अनुराधा,
तो ये तुम्हारा अपना वचन था, ना कि किसी का दिया हुआ श्राप। पर बरसों बीत गए, फिर भी कोई खजाना नहीं ढूंढ पाया अब तक। और तुम्हारे पिता का क्या हुआ? क्या वो कभी तुम्हें ढूंढने आए इस जंगल में? मेरे पिता ने मुझे और इस खजाने को बहुत ढूंढा, पर कभी सफल नहीं हुए। दुख में धीरे धीरे उनका देहांत हो गया कुछ सालों बाद, और राज्य बिखर गया। तब से मैं यही हूँ, इंसान भी पूरी तरह नहीं और आज़ाद भी नहीं, बस इस वचन में बंधी हूँ। अनुराधा, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी उस खजाने को ढूंढने में। अगर वो मिल गया और सही हाथों में पहुँच गया तो शायद तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाए और तुम फिर से आज़ाद हो सको इस जंगल की कैद से। ये इतना आसान नहीं है। बहुत से लोगों ने कोशिश की है इससे पहले, पर कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आए थे, ना कि प्रजा की भलाई के लिए। वन देवी सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही रास्ता दिखाती है। मुझे परवाह नहीं खतरे की, तुम मेरी सहेली हो और मैं तुम्हें इस तरह अकेले तड़पते नहीं देख सकती। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, ज़रूर कोई रास्ता निकलेगा इस मुश्किल से। मुझे अपने और तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। उस दिन गांव में एक और घटना घट रही थी जो इस कहानी को नया मोड़ देने वाली थी। पिताजी, मैंने सुना है कि सावित्री रोज उस श्रापित जंगल में जाती है। गांव वाले कह रहे हैं कि उसने वहां किसी अजीब लड़की से दोस्ती कर ली है। हो सकता है उस जंगल में सच में कोई खजाना छुपा हो, जैसा पुरानी कहानियों में कहा जाता है। अरे खजाना, अगर ये सच में है तो हमें उस पर हाथ साफ करना होगा, जल्दी से जल्दी। मंगल, अरे तुम उस लड़की सावित्री पर नजर रखो। अगर वो सच में किसी खजाने की खोज में लगी है तो हमें उसका पीछा करना होगा, चुपके से, समझा बेटा? ठीक है पिताजी, मैं आज ही उस पर नजर रखना शुरू कर देता हूँ। अगर सच में कोई खजाना मिला तो हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, फिर चाहे वो लड़की कुछ भी करे, हमारे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं होगी इस मामले में। अरे बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। और सुनो, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सख्ती भी दिखानी पड़ सकती है उस लड़की और उसके परिवार पर। आखिर इतना बड़ा खजाना हाथ से नहीं देना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें, समझे बेटा? अगले दिन सावित्री फिर जंगल गई, ये जाने बिना कि मंगल सिंह चुपके से उसका पीछा कर रहा था। अनुराधा, मैंने सोचा है हमें उस खजाने को ढूंढने के लिए कोई सुराग चाहिए। क्या तुम्हें अपने पिता के राज्य के बारे में कुछ याद है? कोई नक्शा, कोई निशानी जिससे हमें खोज शुरू करने में मदद मिल सके? मुझे याद है, मेरे पिता के पास एक पुराना नक्शा था जो उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र सेविका को दिया था छुपाने के लिए, ये सोचकर कि किसी दिन कोई सच्चा इंसान उसे ढूंढेगा। पर मुझे नहीं पता वो सेविका अब कहाँ है, या वो नक्शा कहाँ छुपा होगा आज भी। क्या हम उस साधु से पूछ सकते हैं जो इस जंगल के गहरे हिस्से में रहते हैं? गांव के लोग कहते हैं वो साधु नारायण बहुत ज्ञानी हैं और इस जंगल के हर राज को जानते हैं। शायद इस खोज में वो हमारी मदद कर सकें। हाँ, साधु नारायण जी वन देवी के सेवक हैं। वो शायद जानते हो कुछ, पर उनके पास जाना आसान नहीं। वो सिर्फ उन्हीं से मिलते हैं जिनका दिल सच्चा हो। चलो कोशिश करते हैं, शायद वो हमारी मदद करने को तैयार हो जाएं। दोनों सहेलियां जंगल के और अंदर की ओर बढ़ीं, ये जाने बिना कि मंगल सिंह अब भी उनका पीछा कर रहा था छुप छुप कर। कौन हो तुम दोनों जो इतनी दूर तक इस जंगल के भीतर चली आई हो? ये जगह हर किसी के लिए नहीं है बेटा। यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जिसका उद्देश्य
सच्चा हो और जिसके दिल में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। साधु जी, मेरा नाम सावित्री है और ये मेरी सहेली अनुराधा है, जो असल में इस राज्य की खोई हुई राजकुमारी है। हम खोए हुए खजाने की तलाश में हैं, ताकि अनुराधा अपना वचन पूरा कर सके और वो फिर से आजाद हो सके इस जंगल से हमेशा के लिए। अनुराधा बिटिया, इतने सालों बाद कोई तुम्हारी मदद करने आया है। मैं जानता था ये दिन जरूर आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ जो मुझे पता है, पर याद रखना ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें कई परीक्षाएं होंगी तुम्हारे लिए बेटा। साधु जी, हमें परीक्षाओं की कोई परवाह नहीं, हम तैयार हैं। कृपया हमें बताइए कि वो नक्शा कहाँ मिल सकता है, या खजाने तक पहुँचने का कोई रास्ता है क्या? हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं। वो नक्शा उस सेविका के वंशजों के पास होना चाहिए, जो अब इसी गांव में कहीं रहते हैं, पर अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा और ये पहली परीक्षा होगी बेटा तुम्हारी, सच्चाई को पहचानने की भीड़ के बीच से। साधु जी, क्या आप हमें कोई संकेत दे सकते हैं उस सेविका के परिवार के बारे में? इतने बड़े गांव में हम कैसे ढूंढेंगे उन्हें? कृपया कुछ तो बताइए ताकि हमारी खोज आसान हो सके। उस सेविका के वंशज के पास आज भी एक पुरानी अंगूठी होगी, जिस पर राज मुद्रा बनी है। वही असली निशानी है। जाओ बेटा, ढूंढो अपने गांव में और सावधान रहना। कुछ लोग इस खजाने के पीछे बुरी नीयत से भी हैं, उनसे बचकर रहना तुम दोनों, ठीक है? सावित्री और वन कन्या साधु से विदा लेकर गांव की ओर लौटी, ये ना जानते हुए कि मंगल सिंह ने उनकी सारी बातचीत सुन ली थी। अनुराधा, हमें बहुत सावधानी से पूछताछ करनी होगी, वरना गांव वाले शक करने लगेंगे। चलो पहले वैद्य जी के पास चलते हैं। वो गांव के सबसे पुराने और जानकार व्यक्ति हैं। शायद उस सेविका के बारे में उन्हें कुछ पता हो। राजमुद्रा वाली अंगूठी? हाँ बेटी, मुझे याद है। बहुत साल पहले मेरे दादाजी बताते थे कि गांव के एक बुजुर्ग परिवार के पास ऐसी ही एक अंगूठी थी, पर वो परिवार अब कहाँ रहता है ये मुझे ठीक से नहीं पता। शायद कमला काकी को पता हो कुछ इस बारे में। धन्यवाद वैद्य जी, हम कमला काकी से भी पूछेंगे। अनुराधा चलो, हमें उम्मीद की एक किरण तो मिली है। अब कमला काकी के पास चलते हैं, शायद वो हमें आगे का सही रास्ता बता सके। कमला काकी के घर पहुंचकर उन्होंने पूछताछ की और पता चला कि वो अंगूठी असल में सावित्री की अपनी नानी के परिवार के पास थी, जो अब उसकी माँ शांति के पास होनी चाहिए थी। माँ, क्या आपके पास कोई पुरानी अंगूठी है जिस पर कोई राजमुद्रा जैसा निशान बना हो? वो बहुत जरूरी है माँ, कृपया याद कीजिए। ये हमारे गांव और मेरी सहेली अनुराधा के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हाँ बेटी, मेरी माँ यानी तेरी नानी ने मुझे एक पुरानी अंगूठी दी थी, ये कहते हुए कि ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी धरोहर है और इसे कभी किसी को मत देना जब तक कोई सच में इसके लायक ना आए। वो अंगूठी मेरे संदूक में रखी है। शांति ने संदूक से वो पुरानी अंगूठी निकाली जिस पर वाकई राज मुद्रा बनी हुई थी। ये तो सच में मेरे पिता के राज्य की मुद्रा है। सावित्री, तुम्हारी नानी ही वो विश्वास पात्र सेविका थी जिन्हें मेरे पिता ने वो नक्शा सौंपा था। इसका मतलब है वो नक्शा भी कहीं इसी घर में होगा। हमें उसे ढूंढना होगा तुरंत। नक्शा, हाँ मुझे याद आया। इस अंगूठी के साथ
मेरी माँ ने मुझे एक पुराना कपड़ा भी दिया था जिस पर कुछ रेखाएं बनी थी। मैंने सोचा था वो बस कोई पुरानी बेकार चीज है, इसलिए बरसों पहले मैंने उसे छत के कोने वाले बक्से में रख दिया था। अभी लाती हूँ। शांति ऊपर गई और वो पुराना कपड़ा ले आई जिस पर हल्की सी धुंधली रेखाएं बनी हुई थी, बिल्कुल किसी नक्शे जैसी। माँ, ये तो सच में वही नक्शा लगता है जिसकी बात साधु जी ने की थी। अनुराधा, देखो, इस पर ये रेखाएं इसी जंगल की दिशा में जाती दिख रही हैं। हमें कल सुबह ही इसे लेकर साधु जी के पास वापस जाना चाहिए। वो इसे समझने में हमारी मदद कर सकेंगे। पर सावित्री, ये सब क्या चल रहा है? मुझे साफ साफ बताओ, ये लड़की कौन है और ये नक्शा किस खजाने की बात कर रहा है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है ये सब सुनकर। कहीं तुम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस रही बेटी? माँ, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली अनुराधा है, जो असल में एक राजकुमारी है और बरसों से इस जंगल में बंधी हुई है। हम उसे आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम सफल हुए तो शायद हमारे पूरे गांव की किस्मत भी बदल जाए। माँ, मुझ पर भरोसा रखिए। अगली सुबह सावित्री और वन कन्या नक्शा लेकर साधु नारायण के पास पहुंची। ये रहा वो नक्शा। हाँ बेटी, ये रेखाएं इसी जंगल के सबसे पवित्र स्थान की ओर इशारा करती हैं, जहाँ वन देवी का मंदिर है। पर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता सीधा नहीं है। तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना होगा, साहस की परीक्षा। साधु जी, कैसी परीक्षा होगी ये? हमें बताइए ताकि हम पूरी तैयारी के साथ जा सके आगे। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई ऐसी मुश्किल ना आ जाए जिसे हम पार न कर पाएं। इतने सालों के इंतजार के बाद अब हार मानना मुझे मंजूर नहीं है। आगे एक गहरी खाई है जिस पर एक टूटा फूटा पुराना पुल बना है। वो पुल सिर्फ उन्हीं को पार करने देता है जो एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखते हों और जो अपने डर से बड़े हों अपनी दोस्ती के लिए। यही होगा तुम्हारी दूसरी परीक्षा। हमें कोई डर नहीं साधु जी। अनुराधा पर मेरा पूरा भरोसा है, जैसे उसे मुझ पर। हम दोनों साथ मिलकर वो पुल पार कर लेंगे, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। हमारी दोस्ती हमें रास्ता दिखा देगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। दोनों सहेलियां जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ीं, जहां सच में एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का पुल एक गहरी खाई पर बना हुआ था। सावित्री, ये पुल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इसकी लकड़ियां जगह जगह से टूटी हुई हैं। मुझे डर लग रहा है कि हम दोनों कहीं इस खाई में गिर न जाएं। हमें इसे पार करने के लिए शायद कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। अनुराधा, साधु जी ने कहा था कि ये पुल सिर्फ भरोसे से पार होगा। तुम मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद मत करना। हम दोनों साथ में कदम बढ़ाएंगे, एक एक करके, धीरे धीरे। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बस मेरे साथ चलती रहो। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे पुल पार करना शुरू किया। सावित्री, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। मैं तुम्हें कसकर पकड़े हुए हूँ, तुम बस आगे बढ़ती रहो सावधानी से। धन्यवाद अनुराधा, तुमने सच में मुझे बचा लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लगभग पार कर चुके हैं इस पुल को, बस थोड़ी दूर और चलना है। मुझे यकीन है हम दोनों मिलकर ये मुश्किल भी पार कर लेंगे। आखिरकार दोनों सहेलियां सुरक्षित उस पार पहुंच गईं, जहां एक प्राचीन मंदिर जैसी संरचना दिखाई दे रही थी, जो पेड़ों की जड़ों और लताओं से ढकी हुई थी। ये देखो सावित्री, यही है वन देवी का पवित्र स्थान। मुझे यहाँ एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है।
जैसे बरसों बाद मैं अपने घर के करीब पहुंची हूँ। चलो अंदर चलते हैं, शायद यही कहीं वो खजाना छुपा हो जिसकी हमें तलाश है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक तेज रोशनी चमकी और वन देवी स्वयं प्रकट हुई। उनका रूप बहुत ही दिव्य और शांत था। स्वागत है तुम दोनों का इस पवित्र स्थान में, अनुराधा। 20 साल बाद आखिर तुम यहाँ तक पहुँची हो, वो भी एक सच्ची सहेली के साथ। ये देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अब समय आ गया है तुम्हारी अंतिम परीक्षा का। ध्यान से सुनो मेरी बात। वन देवी माँ, कृपया बताइए हमें क्या करना होगा। हम दोनों बहुत दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने कई मुश्किलें पार की हैं। हम तैयार हैं आपकी अंतिम परीक्षा के लिए भी, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों ना हो। खजाना इसी मंदिर के गर्भगृह में है, पर उसे पाने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को ये चुनना होगा। क्या तुम खजाना अपने और अपने परिवार के लिए रखोगी या फिर उसे पूरी प्रजा और गांव वालों की भलाई के लिए सौंप दोगी? वन देवी माँ, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जो चीज अकेले भोगी जाए वो सुख नहीं देती, पर जो बांटी जाए वो असली संतोष देती है। मैं चाहती हूँ ये खजाना पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, ताकि कोई और परिवार भूखा ना सोए। सावित्री, तुम्हारे दिल में सच में कोई लालच नहीं। तुमने अपने और अपनी सहेली दोनों के लिए सही राह चुनी है। राधा, तुम्हारा वचन आज पूरा हुआ। अब तुम पूरी तरह आजाद हो। ठीक उसी पल वन कन्या का रूप बदलने लगा और उसके पुराने राजसी वस्त्र और आभूषण वापस आ गए। सावित्री, मुझे महसूस हो रहा है जैसे बरसों का बोझ एक पल में उतर गया हो। मैं आजाद हूँ, सच में आजाद, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी सच्ची दोस्ती और निस्वार्थता की वजह से मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अनुराधा, तुम्हें आजाद देखकर मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी तुम्हें हो रही है। चलो अब जल्दी से खजाना लेकर गांव चलते हैं। वहाँ हमें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर ठीक उसी वक्त मंदिर के बाहर मंगल सिंह और उसके कुछ आदमी हथियारों के साथ आ पहुँचे, जो चुपके से उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए थे। तो ये है वो खजाना जिसकी तुम दोनों इतने दिनों से तलाश कर रही थी। बहुत अच्छा किया तुमने, हमारे लिए सारा काम आसान कर दिया। अब ये खजाना हमारा होगा। तुम दोनों बीच में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा, समझी? मंगल सिंह, तुमने हमारा पीछा किया। ये खजाना तुम्हारा नहीं है, ये पूरे गांव की अमानत है। वन देवी ने खुद ये फैसला दिया है कि ये प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। तुम इसे इस तरह नहीं ले जा सकते। वन देवी की बातें मुझ पर असर नहीं करती। मुझे तो बस ये खजाना चाहिए। मेरे आदमी तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर हैं। चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना पड़ेगा। ये चेतावनी है तुम्हारे लिए, आखिरी बार, समझी? मंगल सिंह, तुम नहीं जानते तुम किससे उलझ रहे हो। ये पवित्र भूमि है वन देवी की। यहाँ लालच के साथ आने वाला कभी सफल नहीं होता। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, पीछे हट जाओ, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे तुम्हारे लिए। तभी मंदिर के अंदर से तेज रोशनी फूटी और वन देवी स्वयं मंगल सिंह के सामने प्रकट हुई। मंगल सिंह, तुम्हारे मन में जो लालच है वो तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। इस खजाने पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है जो निस्वार्थ भाव से इसका इस्तेमाल करेंगे। तुम अभी इसी पल इस जंगल से लौट जाओ, वरना तुम्हें इस जंगल में हमेशा के लिए भटकना पड़ेगा। ये तो सच में देवी है। मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी वापस चला जाता हूँ। कृपया मुझे कोई सजा मत दीजिए।
मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है इस वक्त। मुझे माफ कर दीजिए। मंगल सिंह और उसके आदमी डरकर वहां से भाग गए। वन देवी ने सावित्री और अनुराधा को खजाना सौंपा और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। सावित्री और अनुराधा गांव लौट आईं। मुखिया और सभी गांव वालों के सामने पूरी सच्चाई रखी। सावित्री बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है आज। तूने न सिर्फ अपनी सहेली की मदद की है, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से तेरी माँ और मैं, हम दोनों तुझ पर हमेशा गर्व करते रहेंगे। इस काम के लिए बेटा। उस पुराने संदूक में मेरी अपनी माँ का इतना बड़ा राज छुपा था, मुझे नहीं पता था। सावित्री, तूने आज साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और सच्चा दिल किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। मुझे तुझ पर बहुत नाज है बेटी। सावित्री, मैं अब इसी गांव में रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास, अपनी सबसे प्यारी सहेली के पास। मुझे कोई राजमहल नहीं चाहिए, अब मुझे बस तुम्हारी दोस्ती और ये अपनापन चाहिए जो तुमने मुझे दिया है। अनुराधा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। हमारी दोस्ती ने आज इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा रखा और कभी अपने स्वार्थ को अपनी दोस्ती से बड़ा नहीं होने दिया। सावित्री बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे ने जो किया वो गलत था। आज मैं भी गांव के विकास में अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा। मुझे एहसास हुआ है कि लालच में इंसान कितना कुछ खो सकता है। अपनों का भरोसा, कितना कुछ खो सकता है अपनों का भरोसा। कुछ महीनों बाद कमलपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। नया कुआं, एक छोटा स्कूल और एक दवाखाना बन गया था। सावित्री और अनुराधा की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई।